बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आवर चैनल एतहाद कॉलेज ऑफ फार्मेसी एंड हेल्थ साइंसेज रहीमिया ख़ान। आज के इस लेक्चर में हम विटामिन B9 को डिस्कस करेंगे और इस लेक्चर का रेफरेंस है आपकी टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 104 टू 106 तक। विटामिन B9 फॉलिक एसिड कहलाता है। विटामिन B9 का दूसरा नाम आप कह सकते हैं फॉलिक एसिड है। और अगेन हम हर लेक्चर के स्टार्ट में कहते हैं सारे बी कॉम्प्लेक्स वाटर सॉल्युबल हैं, तो विटामिन B9 फॉलिक एसिड भी वाटर सॉल्युबल है, हीट स्टेबल है और इसके अलावा ये एंटी एनीमिक फैक्टर भी कहलाता है। यहाँ पे उसके कैरेक्टरिस्टिक्स की तरह लिखा हुआ है, उसकी खासियत बयान की गई कि वो एंटी एनीमिक फैक्टर है, लेकिन फॉलिक एसिड के अलावा ये एंटी एनीमिक फैक्टर भी कहलाता है कि ये अनीमिया को कम करता है या अनीमिया के अगेंस्ट काम करता है, तो इसी वजह से ये एंटी एनीमिक फैक्टर कहलाता है। सिनोनिम की बात करें विटामिन B9 के और नाम जो है वो विटामिन M है। और इसके बाद इसकी सामने आपके स्ट्रक्चर हैं। इस स्ट्रक्चर को अगर हम डिस्कस करें तो हम इसको इसी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हमने इसका एक नाम जो है वो समझना है, लेकिन वो थ्योरी की तरफ है जब हम करेंगे तो फिर उसके साथ हम इसको कंटिन्यू करते हैं। अगर हम केमिस्ट्री की बात करें तो विटामिन B9 जो कि फॉलिक एसिड है उसकी एक्टिव फॉर्म कहलाती है टेट्राहाइड्रोफोलेट, यानी कि विटामिन B9 फॉलिक एसिड की फॉर्म में एक्टिव नहीं होता या एक्टिव फॉर्म में नहीं होता या अपनी एक्टिविटी शो नहीं करता या फंक्शन शो नहीं करता, बल्कि उसको अपने फंक्शन शो करने के लिए कन्वर्ट होना पड़ता है किस में, टेट्राहाइड्रोफोलेट में। ये जो टेट्राहाइड्रोफोलेट है ये THFA भी कहलाता है, इसके एब्रीवेशन है। और फॉलिक एसिड जो है वो टी मोनोग्लूटामिक एसिड है। टी मोनोग्लूटामिक एसिड इसका दूसरा नाम कैसे है, अगर हम इस बात की तरफ चलें तो हम पहले उसकी स्ट्रक्चर को 3 हिस्सों में डिवाइड करेंगे कि उसकी स्ट्रक्चर के 3 कंपोनेंट हैं या 3 हिस्से हैं उसके। पहला हिस्सा है टेरिडीन, दूसरा हिस्सा है पैरा अमाइनो बेंजोइक एसिड और तीसरा हिस्सा है ग्लूटामिक एसिड। पहला है टेरिडीन, दूसरा है पैरा अमाइनो बेंजोइक एसिड, तीसरा है ग्लूटामिक एसिड। ये जो 3 नाम अंडरलाइन हुए हैं इन तीनों नामों को आपने याद करना है। अब अगर हम इसकी स्ट्रक्चर की तरफ देखें, वो जो स्ट्रक्चर हमारी बुक में है ये भी सेम वैसी स्ट्रक्चर है, लेकिन सिर्फ समझाने के लिए थोड़ा सा डिटेल करने के लिए इसको इस तरह से नेमिंग की गई है। अच्छा, अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो आपको ये जो पहले 2 न्यूक्लियस नज़र आ रहे होंगे, ये जो 6 मेंबर्ड 2 रिंग नज़र आ रही हैं जो कि एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं या जो जॉइंट हैं एक दूसरे के साथ, ये जो स्ट्रक्चर है जो कि नाइट्रोजनस बेसिस स्ट्रक्चर है ये कहलाती है टेरिडीन। इसमें पी साइलेंट है, ये कहलाती है टेरिडीन। अब इस टेरिडीन के साथ अगर आप सिर्फ इतना नाम कहो, ये जो दो रिंग्स को आप नाम दो, तो ये है, इसका नाम है टेरिडीन। फिर उसके बाद दूसरा है पैरा अमाइनो बेंजोइक एसिड। आप सबको पता है बेंजीन साइक्लिक 6 मेंबर जो रिंग होगी उसमें अगर कार्बोक्सिलिक एसिड लग जाएगा तो वो बेंजीन बेंजोइक एसिड बन जाएगी। इसी तरह से आपको इस रिंग में नज़र आ रहा होगा कि ये बेंजीन की रिंग के साथ कार्बोक्सिलिक एसिड अटैच है, तो ये बेंजोइक एसिड है। और इसकी पैरा पोजीशन पे आपको अमाइनो ग्रुप नज़र आ रहा होगा। ये जो तीसरी रिंग है यानी कि 6 मेंबर जो तीसरी रिंग है जिसके नीचे लिखा हुआ है पाबा PABA, ये पैरा अमाइनो बेंजोइक एसिड है। ये पैरा अमाइनो बेंजोइक एसिड की स्ट्रक्चर मैंने आपको अमाइनो एसिड में, नॉन स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड में ऐसी स्ट्रक्चर जो है वो वहाँ पे एक्सप्लेन की हुई है ऑलरेडी। अब टेरिडीन, ये जो 2 रिंग्स हैं, 2 साइक्लिक रिंग्स हैं, ये टेरिडीन कहलाया। तीसरी जो रिंग है वो पैरा अमाइनो बेंजोइक एसिड पाबा है। टेरिडीन और पैरा अमाइनो बेंजोइक एसिड दोनों मिलके बना टेरोइक एसिड। ठीक है, टेरिडीन का यहाँ पे स्टार्ट में TER टेरिडीन का, और इसके साथ बेंजोइक एसिड का ओइक एसिड, दोनों मिलके ये तीनों रिंग्स मिलके बनी, इतना पूरा हिस्सा ये जो ब्रैकेट करके किया हुआ है पूरा हिस्सा बना, कहलाया टेरोइक एसिड। ये हो गया टेरोइक एसिड। 2 कंपोनेंट इसके मिलके बने, 3 कंपोनेंट थे हमने कहा था, टेरिडीन, पैरामाइनो बेंजोइक एसिड और ग्लूटामिक एसिड, 3 कंपोनेंट है जिसमें टेरिडीन और पाबा दोनों मिलके बने टेरोइक एसिड। ये टेरोइक एसिड जब ग्लूटामिक एसिड आपने अमीनो एसिड में पढ़ा हुआ है, इसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। अब ये जो तीसरा कंपोनेंट ग्लूटामिक एसिड के साथ मिलेगा तो टेरोइक एसिड और ग्लूटामिक एसिड मिलके क्या बनेगा, टेरोइल ग्लूटामेट। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये कहलाई फॉलिक एसिड की। अब वापस आते हैं इसी की तरफ। तो फॉलिक एसिड के हमने फर्स्ट पॉइंट पढ़ा था कि उसकी एक्टिव फॉर्म टेट्राहाइड्रोफोलेट है
उसकी तरफ चलते हैं। सेकंड पॉइंट है फॉलिक एसिड को टेरोइल मोनोग्लूटामिक एसिड भी कहते हैं। यह भी आपको पता चल गया कि किस तरह से कहते हैं, उसकी केमिकल स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हम उसको टेरोइल मोनोग्लूटामिक एसिड कहेंगे। फिर उसके बाद इसके स्ट्रक्चर को हमने 3 कंपोनेंट में डिवाइड किया है। पहला है टेरिडीन। टेरिडीन एक न्यूक्लियस है, यानी कि वो मेन उसकी स्ट्रक्चर है, बेसिक स्ट्रक्चर है, वो लिंक्ड होता है, वो जुड़ा हुआ होता है, वो बॉन्डेड होता है किसके साथ, पैरा अमाइनो बेंजोइक एसिड, जिसको हमने स्ट्रक्चर में देखा पाबा। वो पाबा इसके साथ मिलके क्या बनाता है, टू फॉर्म टेरोइक एसिड। वो टेरिडीन और पाबा दोनों मिलेंगे तो बनेगा टेरोइक एसिड। ये टेरोइक एसिड फर्दर जॉइंट होता है, जुड़ा हुआ होता है, मिला हुआ होता है या बॉन्डेड होता है किसके साथ, ग्लूटामिक एसिड के साथ, और ये पूरा मिलके बना टेरोइल मोनोग्लूटामिक एसिड। बिफोर फंक्शनिंग, फंक्शन शो करने से पहले एक्टिवेट होने के लिए क्या ज़रूरी है, बिफोर फंक्शनिंग फॉलिक एसिड, एफ ए क्या है, फॉलिक एसिड इज रिड्यूस्ड फर्स्ट टू 7 डाईहाइड्रोफॉलिक एसिड। पहले फॉलिक एसिड बनेगा DHFA में और उसके बाद THFA बनेगा। इस रिएक्शन को एक नज़र यहाँ से देख लें। फॉलिक एसिड है, इनएक्टिव है। ये फॉलिक एसिड पहले बनता है 7-8 डाईहाइड्रोफॉलिक एसिड। डाईहाइड्रो आपको पता है कि दो, अब फॉलिक एसिड के स्ट्रक्चर में दो, किसी भी दो पोजीशन पे हाइड्रो ग्रुप की अटैचमेंट होगी, तो वो कौन सी दो पोजीशन है, 7, कार्बन नंबर 7 पे और कार्बन नंबर 8 पे, दो जगह पे हाइड्रो ग्रुप अटैच हो जाएंगे तो फॉलिक एसिड कन्वर्ट हो जाएगा 7-8 डाईहाइड्रोफॉलिक एसिड में। 7-8 डाईहाइड्रोफॉलिक एसिड, जिसको हम DHFA में भी एब्रीवेट करते हैं, ये फर्दर कन्वर्ट होता है टेट्राहाइड्रोफॉलिक एसिड। नाम से पता चल रहा होगा, टेट्रा है तो 4 जगह अब आके हाइड्रो ग्रुप अटैच हो जाएगा। स्ट्रक्चर वही फॉलिक एसिड वाला न्यूक्लियस होगा, लेकिन 4 जगह हाइड्रो ग्रुप है। अब वो 4 जगह कौन कौन सी होगी, 5, 6, 7, 8, 4 जगह हाइड्रो ग्रुप अटैच हुआ तो 5, 6, 7, 8 टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड बन गया। ये जो टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड है या टेट्राहाइड्रोफोलेट है, जिसको आप THFA भी कहोगे, इस फॉर्म में जाके फॉलिक एसिड अपनी एक्टिविटी शो करेगा। सोर्सेज की बात करें तो फॉलिक एसिड वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है नेचर में, बहुत ज़्यादा चीज़ों में पाया जाता है। इट इज़ नेम्ड फॉलिक एसिड, इसको हम फॉलिक एसिड कहते हैं बिकॉज इट अकर स्पेशली इन फॉलिएज ऑफ प्लांट, क्योंकि ये प्लांट्स के फॉलिएज में मौजूद होता है। फॉलिएज कहते हैं हम लीव्स को, पत्तों को। ऑल्सो कॉल्ड फोलेसिन, इसी वजह से हम इसको फोलेसिन भी कह सकते हैं। एनिमल की अगर हम बात करें तो फॉलिक एसिड चीफ डाइटरी सोर्सेज फॉलिक एसिड के हैं लिवर, किडनी और बीफ। अगर हम प्लांट्स की बात करें तो कॉलीफ्लावर, वीट और रूट वेजिटेबल इसके चीफ सोर्सेज हैं। इट इज़ ऑल्सो सिंथेसाइज बाय इंटेस्टिनल बैक्टीरिया, और ये हमारी बॉडी में भी सिंथेसाइज होता है। हमारी बॉडी में कौन सिंथेसाइज कर सकता है इसको, इंटेस्टिनल बैक्टीरिया, बट दिस सप्लाई इज़ नॉट वेरी सिग्निफिकेंट, लेकिन ये काफ़ी नहीं होती है हमारी बॉडी के लिए। इट इज़ स्टोर्ड इन द लिवर ऑफ टोटल बॉडी फॉलिक एसिड अप टू 60% प्रेजेंट इन लिवर। पूरी बॉडी में जितना फॉलिक एसिड होगा उसका अप टू 60% लिवर में स्टोर होता है। फंक्शंस की बात करें तो यह, अच्छा ये बायोकेमिकल फंक्शन है फिलहाल। फंक्शंस की बात करें तो मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है फॉलिक एसिड का टू कैरी आउट रिएक्शन। ये रिएक्शंस में इन्वॉल्व होता है। बायोकेमिकल रिएक्शन की हम बात करेंगे ना, तो फॉलिक एसिड ऐसे रिएक्शन में इन्वॉल्व होता है इन्वॉल्विंग ट्रांसफर ऑफ 1 कार्बन मोइटी। एक कार्बन वाले जो ग्रुप्स होते हैं ना, उनके ट्रांसफ़र में ये इन्वॉल्व होता है। मतलब ये कि ऐसे कोई भी ग्रुप जिसमें एक ही कार्बन हो, उस यानी आपको याद होगा हम पढ़ते होते हैं मिथाइल, इथाइल, तो एक कार्बन वाले जो ग्रुप होंगे उसमें ये इन्वॉल्व होगा, जैसे कि फॉर्माइल और मिथाइल। तो ये कैरियर की तरह एक्ट करता है कि वो एक कार्बन वाले ग्रुप को जो है वो ट्रांसफ़र कर सकता है या उसके रिएक्शन में इन्वॉल्व हो सकता है। सेकंड फंक्शन, इट इज़ इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ कोलिन। इसके अलावा ये कोलिन की सिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है। ये वही कोलिन है जो कि बाद में एसिटाइल कोलिन बनाएगा। थर्ड फंक्शन, इट रेगुलेट द प्रोसेस ऑफ हिमेटोपोइसिस अलॉन्ग विद विटामिन B12। ये विटामिन B9 फॉलिक एसिड B12 के साथ मिलके हिमेटोपोइसिस का रोल प्ले करवाता है, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ RBC करवाता है। इसी वजह से इसकी कमी से, विटामिन B9 या B12 की कमी से बॉडी में जो RBCs की कमी हो सकती है। और इसी वजह से, इसी कैरेक्टरिस्टिक की वजह से आपको याद होगा पहला स्टेटमेंट था जिसमें लिखा हुआ था कि विटामिन B9 एंटी एनेमिक फैक्टर भी कहलाता है। फोर्थ पॉइंट, मेंटेनिंग नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ऑब्वियसली मैंने हर लेक्चर में बताया कि सारे बी कॉम्प्लेक्स नॉर्मल ग्रोथ और डेवलपमेंट में रोल प्ले करते हैं। फिफ्थ फंक्शन, इट हैज़ अ सिग्निफिकेंट रोल इन हिस्टिडीन मेटाबॉलिज्म। ये हिस्टिडीन के मेटाबॉलिज्म में रोल प्ले करता है। फिर आते हैं डेफिशिएंसी की तरफ। अगर विटामिन B9 फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी हो जाए तो क्या हो सकता है,
अगर विटामिन B9 की डेफिशिएंसी हो जाए तो हेमाटोपोइटिक डिफेक्ट हो सकता है। अच्छा, हेमाटोपोइटिक डिफेक्ट की अगर हम बात करें तो ऐसी कंडीशन है जिसमें ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन सही से नहीं हो सकती, उसको उसमें किसी भी तरह का फॉल्ट आ सकता है, वो ऐसी कंडीशन कहलाती है हेमाटोपोइटिक डिफेक्ट। ऐसी कंडीशन जिसमें ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन सही ना हो, उसमें फर्दर 3 कंडीशन है। या तो बोन मैरो की डिप्रेशन हो सकती है, बोन मैरो की डिप्रेशन हो जाएगी तो बोन मैरो की डिप्रेस होने की वजह से जो हेमाटोपोइटिक सेल हैं वो भी कम बनेंगे, डिक्रीज नंबर हो जाएंगे हेमाटोपोइटिक सेल के बोन मैरो में। सेकंड कंडीशन हो सकती है पैनसाइटोपिनिया। पैनसाइटोपिनिया ऐसी कंडीशन है जिसमें हम कहते हैं कि तादाद कम हो जाती है ब्लड सेल्स की। अगर ब्लड सेल्स की तादाद कम हो जाए तो वो कंडीशन कहलाएगी पैनसाइटोपिनिया। अब ब्लड सेल्स के अगर हमने कह दिया है तो उसमें तीनों टाइप्स आती हैं, यानी कि आरबीसीज, रेड ब्लड सेल भी आएंगे, वाइट ब्लड सेल भी आएंगे और प्लेटलेट्स भी आएंगे, इसीलिए हमने कहा ब्लड सेल्स। थर्ड कंडीशन है मेगलोब्लास्टिक एनीमिया। मेगलोब्लास्टिक एनीमिया ऐसी कंडीशन है जिसमें आरबीसीज का, रेड ब्लड सेल का जो साइज़ है वो नॉर्मल साइज से, यूजुअल साइज से बड़ा हो जाता है, तो ये कहलाती है मेगलोब्लास्टिक एनीमिया। नेक्स्ट सेकंड कंडीशन है रिप्रोडक्टिव डिफेक्ट। रिप्रोडक्शन में डिफेक्ट हो सकता है, उसमें फर्स्ट कंडीशन है एजोस्पर्मिया। एजोस्पर्मिया ऐसी कंडीशन है जिसमें जो सेमिनल फ्लूइड होगा, सीमन में स्पर्म नहीं होंगे तो वो एजोस्पर्मिया कहलाएगा। जैसे आपको पता है ए अगर हो तो वो एब्सेंस के लिए आता है, ये मेल की कंडीशन है। और अगर यही कंडीशन अगर फीमेल में हो तो रिप्रोडक्टिव डिफेक्ट कैसे हो सकता है, वो एमनोरिया की फॉर्मेशन में हो सकता है। एमनोरिया क्या होता है, जैसे पहले मैंने कहा ए जो है इसका मतलब है एब्सेंस, एमनोरिया एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन। फिर उसके बाद थर्ड कंडीशन है ग्रोथ रिटार्डेशन। ग्रोथ ऑब्वियसली विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की कमी होने की वजह से ग्रोथ की रिटार्डेशन हो सकती है। जनरलाइज्ड इफेक्ट क्या होंगी, डायरिया, मेल एब्जॉर्प्शन, डर्माटाइटिस, वीकनेस, लिथार्जी, सेम सारे वही वाले टर्म। डायरिया हो सकता है, मेल एब्जॉर्प्शन हो सकती है, प्रॉपर एब्जॉर्प्शन नहीं होगी, डर्माटाइटिस स्किन की इन्फ्लामेशन, स्किन की सो जाएंगी, स्किन की स्वेल हो जाना या इरिटेशन होना, वीकनेस है, कमज़ोरी, लेथार्जी है, थकन हो जाना, लेजीनेस हो जाना, सुस्ती होना और इजी फटीग और जल्दी थक जाना, ये सारे से कंडीशन है जो कि जनरलाइज्ड डिफेक्ट से रिलेटेड हैं। तो यहाँ पे विटामिन B9 कंप्लीट हुआ। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में विटामिन B12 डिस्कस करेंगे जो कि हमारा विटामिन चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। तब तक स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।